बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िलेदार का एग्ज़ाम हुआ है आज सुबह 10 बजे। जो था मॉर्निंग में, उसके कुछ क्वेश्चन आए हैं, आप तक शेयर करते हैं। उम्मीद करते हैं आपका ये एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे। जो अभी तक क्वेश्चन आए हैं हमारे पास, उसमें से 40 से 50 क्वेश्चन कम से कम रिपीटेड हैं। तो जिन लोगों ने पास पेपर अच्छे से तैयार किए थे और साथ में अपने वीक एरियाज़ पे काम किया हुआ था, वीक पोर्शन पे काम किया हुआ था, वीक सब्जेक्ट्स को थरोली किया हुआ था, मेरे ख्याल से वो इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए होंगे, इस एग्ज़ाम में शॉर्ट लिस्ट होंगे इंशाल्लाह। इसमें बीएस वाले जो बच्चे हैं उनका इशू है एक, कमीशन ने जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया था ये क्लेरिफाई करने के लिए कि वो लोग जिन्होंने सिंपल बीए बीएससी किया हुआ है सिर्फ वही इसमें एलिजिबल हैं, इसके अलावा कोई और एलिजिबल नहीं है। तो इसमें वो तमाम लोग जिन्होंने बीएससी की हुई है या बीए किया हुआ है वो तो एलिजिबल हैं 2 ईयर का। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं जिस तरह इंजीनियरिंग के बच्चे हैं जिन्होंने बीएससी इंजीनियरिंग की हुई है या बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है, उनका 4 साल का प्रोग्राम है, तो वो तमाम लोग इसमें एलिजिबल होंगे जिनकी डिग्री के ऊपर बीएससी लिखा हुआ है, चाहे वो 2 ईयर की है चाहे वो 4 ईयर की है। मेरे ख्याल से वो इसमें एलिजिबल होंगे। इसके अलावा बीएस वाले भी अगर फाइट करें, अपना इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बनवा लें अपनी यूनिवर्सिटी से या एचईसी से कि ये जो हमारी डिग्री है ये बीए बीएससी के इक्विवेलेंट है, तो वो एक फ़ाइट कर सकते हैं। हो सकता है उनकी बात एक्सेप्ट कर ली जाए, हो सकता है ना की जाए। तो ये इसके हवाले से क्लैरिफिकेशन थी। तो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए थे वो अब तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहे होते हैं, ये बच्चे जो एग्ज़ाम दे के आती हैं वो हमारे साथ शेयर करती हैं हमारे स्टूडेंट, तो हम कोशिश करते हैं वही आपको पहुंचा देती हैं। अब एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या थी एग्ज़ाम में, अब वो आप लोग ही जो लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं वही उसका सही अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट जो हैं वो आधी आती हैं, तो हम उसी को वैसे ही आपके सामने प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या थी, एग्जैक्ट ऑप्शन क्या थे, जो लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं वो खुद ही देख सकते हैं। ठीक है, डल लेक के बारे में पूछा गया था बेटा क्वेश्चन आज एक, ये आपको नज़र आ रही है सामने। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि तो ये अभी आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान का इशू हुआ, तो पहलगाम जो इशू हुआ था जहाँ पे जो टूरिस्ट थे उन्हें गोली मारी गई थी 27 के करीब, तो वहीं पे आप कह लें कि उसके करीब कहीं पे जो है ना श्रीनगर का एरिया बनता है मेन, तो वहाँ पे ये खूबसूरत एक लेक है ज़बरदस्त, जो आप कह लेंगे जो कश्मीर है उसकी जो सबसे खूबसूरत जो लेक है, आप डल लेक को कह सकते हैं, ये श्रीनगर में है। मतलब इंडिया का जो जम्मू एंड कश्मीर का इलाका है इंडियन वाली साइड, उधर ये मौजूद है। तो ये सवाल पूछा गया था। इसके अलावा इसके बारे में तो मैं आपको पता नहीं कितनी बार पढ़ा चुका हूँ, अहमद अल-शरा के बारे में। ये अभी पिछले साल 2024 में रिजीम चेंज हुआ सीरिया के अंदर, तो ये बंदा आपको नज़र आ रहा है अहमद अल-शरा, इसका असल नाम है अबू मोहम्मद अल-जुलानी, ये अपने आप को कहलवाता था। तो ये अल-कायदा से इसका ताल्लुक था पहले, बाद में फिर ये मतलब ये अमेरिका ने इस पर पाबंदियाँ भी लगाई हुई थी, अब अमेरिका से सपोर्ट भी कर रहा है। तो बशार अल असद की गवर्नमेंट को ख़त्म करके इसे लाया गया है, सीरिया के अंदर रिजीम चेंज करवाई गई है। जो अमेरिका बड़े अरसे से लगा हुआ था बशार अल असद की गवर्नमेंट को ख़त्म करने की कोशिश थी उनकी, इसराइल की और अमेरिका की, वो अल्टीमेटली रिप्लेस की किसी ने, अहमद अल-शरा ने। और ये जो है ना जी अब क्या है जी, सीरिया का प्रेसिडेंट है, सीरिया को लेके चल रहा है, सीरिया का हेड ऑफ द स्टेट है। ठीक है जी, आगे हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, जैसा कि हमारे पास तंबूरा वल्केनो के हवाले से सवाल था जी, किधर पाया जाता है जी, इंडोनेशिया के अंदर। वल्केनो मतलब ऐसा पहाड़ जहाँ से लावा निकलता हो। 1815 के अंदर जब ये जंशे वाला लावा निकला था, कहा दुनिया का सबसे बड़ा जो आज तक लावा निकला है, एरेप्ट हुआ है, उनमें सबसे बड़ा ये तंबूरा वल्केनो था। ठीक है जी, इंडोनेशिया में है ये। व्हाट हैपेंड इन सीरिया, दिसंबर 2024 में क्या हुआ, रिजीम चेंज हुआ है, मैंने बता दिया है। उसके बाद सिलीगुड़ी के बारे में पूछा गया था जी, ये किधर है जी, ये इंग्लैंड में है। इंग्लैंड का आप कह लेंगे सिटी है, जहाँ पे हमारे पास स्टोन हेंज, वो आपको पता है पत्थर रखे हुए हैं ऐसे टेढ़े मेढ़े करके, वो खूबसूरत सा जो है ना जी मंजर,
जिसके बारे में अक्सर तस्वीरें भी शेयर हो रही होती हैं, और उसके बारे में पहले डायरेक्ट सवाल पूछा स्टोन एज के बारे में पूछता होता था। अब उसने वो जो सिटी, कोई सिटी में है, अब उसके बारे में पूछ लिया है। सिलीबरी जो है ये सिटी है कहाँ पे जी? इंग्लैंड में। फ्रेजी मूवमेंट के बारे में पूछा हुआ था, रिपीटेड सवाल है। हाजी शरीयतुल्लाह 1818 में इसने शुरू की थी। ठीक है, कभी साल पूछता है, कभी पूछता है किसने शुरू की थी। आर्य समाज का अगेन रिपीटेड सवाल है जी, ये दयानंद सरसावती ने शुरू की थी। तो ये 1875 की बात है, हिंदुस्तान में आप कह लेंगे शुरू की गई थी। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान एंड यूएन असेंबली, ये मैंने करंट अफेयर में भी करवाया आपको। तो आसिम इफ्तिखार साहब जो हैं अभी असल में यूएनओ के हवाले से पाकिस्तान यूएनओ का आपको पता 2025 और 26 के लिए नॉन परमानेंट मेंबर है। तो आसिम इफ्तिखार साहब जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी ये जो इंडिया और पाकिस्तान की जो मामला ख़राब हुए थे उसके हवाले से भी, सीरिया इसके ईरान पे जो अटैक किया था उसके हवाले से इनके जो थे बयानात आते रहे थे, बहुत ज़्यादा इन्होंने कोशिश की थी इस रीजन में अमन हो जाए उसके लिए। इंसॉल्वेंट रिपीटेड है बेटा, ये पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है पास पेपर में। बैंकक्रप्ट मतलब ऐसा बंदा जिसका दिवालिया निकल जाए उसे इंसॉल्वेंट कहेंगे, बैंकक्रप्ट कहेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्लेस ऑफ बुक डैश द टेबल ऑन द टेबल। ठीक हो गया जी, ऑन द टेबल होता है हमेशा, मतलब आप कहें किसी चीज़ के ऊपर अटैच हो कोई चीज़, ऐसे अगर हवा में ऊपर होगी तो हम इसे ओवर भी यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए अबाव भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में भी डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन अगर फिजिकली टच कर रही हैं और ऊपर रखी हुई है तो फिर ऑन द टेबल हम इसके लिए लव यूज़ करेंगे, प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। ऑथर ऑफ पावर फेलियर जो बुक है इसके ऑथर का पूछा गया था। अब ऑप्शन में अगर सैयद आबदा हुसैन है तो ये ठीक है, अगर ये नहीं है तो विलियम कोहान जो है ये भी ठीक होगा, सबसे पहले इसने लिखी थी। अब जो पाकिस्तान से अगर देखेंगे तो पाकिस्तान से सैयदा आबदा हुसैन साहिबा जो है ना जी, ये थी जिन्होंने ये लिखी है पावर फेलियर के नाम से बुक। शॉर्टकट की पूछी गई थी जी, मिनिमाइज शॉर्टकट की टू मिनिमाइज वर्कबुक इन एक्सेल, तो कंट्रोल प्लस जो 9 है F9, ये शॉर्टकट की यूज़ की जाती है मिनिमाइज करने के लिए। आगे आ जी हमारे पास कुछ पोटैटो, ये रिपीटेड है अगेन, लेजी पर्सन को कहते हैं जी, मतलब आप कह लेंगे इडियम है ये। OIC का हेडक्वार्टर पूछा गया था जद्दा में, रिपीटेड सवाल है अगेन, कब बनी थी, ये सारे सवाल में कहाँ बनी थी, पहला कहाँ हुआ था इसका सबमिट, दूसरी की तरफ हुई थी सारी। पेट्रोनास टावर के बारे में मैं बेटा आपको पढ़ा चुका हूँ, पता नहीं कितनी बार मलेशिया वाले लेक्चर में। कुआलालंपुर के अंदर है ये, रिपीटेड सवाल है अगेन। इंसुलिन सेक्रेटेड बाय पेंक्रियास, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है एवरीडे साइंस का, इसका पेंक्रियास आंसर ठीक था। पाकिस्तान नेशनल गेम की रिपीटेड क्वेश्चन है अगेन, रियल नेम। पाकिस्तान की नेशनल गेम है वो क्या है जी? हमारी हॉकी। असल में सारे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो हम समझते हैं शायद क्रिकेट है, तो हॉकी है हमारी नेशनल। हॉकी में आपको पता है सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप हमने जीती हुए 4, ये रिकॉर्ड है हमारे पास, किसी और मुल्क के पास ये रिकॉर्ड नहीं है। ठीक हो गया जी। रियल नेम ऑफ मिर्जा अदीब का पूछा हुआ था, रियल नेम पाकिस्तान के ज़बरदस्त किस्म के आप कह लें कि राइटर भी थे, इन्होंने ड्रामे भी लिखे, बहुत सारी चीज़ें किताबें भी लिखी इन्होंने। मिर्ज़ा दिलावर अली साहब थे जी, मिर्ज़ा दिलावर अली साहब थे, 1999 में इनकी डेथ हुई थी, लाहौर से इनका ताल्लुक था। मिट्टी बर्बाद करना का क्या मतलब है? मिट्टी बर्बाद करना, मायूस करना, इसका मतलब क्या होता है जी? मायूस करना होता है। विच सिटी इज नोन एज ब्राइड ऑफ सी, ब्राइड ऑफ सी वेनस को कहते हैं, वेनस को अब सिटी ऑफ कैनाल भी कहते हैं, और ब्राइड ऑफ सी वेनस के बारे में अक्सर सवाल पूछते हैं। 118 आइलैंड्स पे मुश्तमिल है, 100 हाँ तकरीबन 118 आइलैंड के ऊपर मुश्तमिल है वेनस सिटी। तो ये सिटी ऑफ, इसे कैनाल्स कहेंगे, ब्राइड ऑफ सी कहेंगे, और इसे जो है ना जी आप कहेंगे इसे आप ब्राइड ऑफ एड्रियाटिक सी भी कहेंगे, एड्रियाटिक सी भी इनके साथ लगता है। आगे डल लेक वाला क्वेश्चन वही रिपीट हो गया है। 2008 में ओलंपिक्स कहाँ हुई थी? बीजिंग में हुई थी, चाइना में हुई थी। गेटवे सिटी आपको बताएगा कि हमारा क्या कराची है, सिंध है, वहीं से इस्लाम आया था, वहीं से हम दुनिया के साथ तिजारत करते हैं। अभी भी सारा गेटवे जो है हमारा पास कराची होगा। नेक्स्ट हमारे पास नमाज नज़म टूट बटूट, रिपीटेड क्वेश्चन अगेन, सूफी तबस्सुम ने लिखी थी। टूट बटूट के 2 मुर्गे थे, वो हमने मैट्रिक में पढ़ा था शायद, ठीक है, दोनों थे होशियार। तो वो टूट बटूट जो नज़म है वो सूफी तबस्सुम साहब के बारे में भी सवाल बनता है, किस हवाले से लिखते थे? बच्चों के हवाले से ये लिखा करते थे नज़में।
नेक्स्ट हमारे पास सहीफा सादका रिपीटेड क्वेश्चन है। अगेन अब्दुल्ला इब्न अल आस के बारे में आता है कि इन्होंने ये लिखा था। हदीस का सबसे पुराना जो वर्क है वो सहीफा सादका के बारे में है। जाफर तैयार वाज मर्टायर्ड इन विच बैटल। जाफर तैयार जो थे, हज़रत जाफर तैयार अली के भाई थे, ये गज़वा मौता के अंदर ये शहीद हुए थे। तो इसमें जो है ना आप देखें सबसे पहले जो है आप देखें कि हज़रत उसामा बिन जैद शहीद हुए और उसके बाद हज़रत जाफर तैयार और फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा। उसके बाद जो है जो अलम था, जो झंडा था, वो खालिद बिन वलीद उठाते हैं। खालिद बिन वलीद की ये पहली जंग थी। तो गज़वा मौता जो थी ये रोमियों के खिलाफ थी। अभी सवाल बंदा किसी खिलाफ थी? रोमियों के खिलाफ थी। ये 8 हिजरी की बात है। फतेह मक्का से ये पहले का वाक़या है। टोटल एरिया ऑफ सनाई पेनिनसुला, सनाई पेनिनसुला का टोटल एरिया पूछा हुआ था। तो एग्जैक्ट इसका 60,000 किलोमीटर स्क्वायर है, लेकिन पेपर में जो है ना ऑप्शन मेरे ख्याल से 67 का ऑप्शन था, 67,000 किलोमीटर स्क्वायर का ऑप्शन था। तो जो लोग पेपर दे के आए हैं मजीद वो इसके बारे में देख सकते हैं कि ऑप्शन क्या थे। एग्जैक्ट जो इसका एरिया है वो तकरीबन 60,000 किलोमीटर स्क्वायर के करीब करीब है। मंगला डैम के बारे में पूछा गया था जी, झेलम रिवर पे बनाया गया का इन विच ईयर। तो एग्जैक्ट इसका ईयर तो 67 है, 1967 है, लेकिन ऑप्शन में मेरे ख्याल 1966 मौजूद है। 66 भी ठीक हो जाएगा अगर 67 ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि ये करीब करीब ईयर है। तो इस दौर में तकरीबन वो बन गया हुआ था। मैन प्रेसिडेंट साइन टू मर्ज फाटा बिल इनटू केपीके। रिपीटेड क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार मैंने करवाया आपको, एग्जैक्ट डेट करवाई है मैंने आपसे बार बार कहा था कि आपने इसकी एग्जैक्ट डेट याद रखनी है। 31 मई 2018 को शायद खाकान अब्बासी साहब जो थे, आप देखें कि उन्होंने जो है ना जी उन्होंने तो मेरे ख्याल से 28 को या 27 को किए थे साइन। उसके बाद फिर प्रेसिडेंट ने करने होते हैं अल्टीमेटली। ये आप कहेंगे शायद खाकान, ये आप नून लीग की गवर्नमेंट कहें, ममनून हुसैन साहब थे उस वक्त प्रेसिडेंट। ठीक है जी। 1 यूनिट वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो 1 यूनिट आपको बताया कि ये जो सारे हमारे सूबे हैं, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, केपीके, सारे को मिला के एक सूबा बनाया गया, एक यूनिट बनाया गया, एक सूबा कहा गया। उधर जो बांग्लादेश था हमारा सारा, उसे मिला के एक सूबा कहा गया, एक यूनिट कहा गया। इस तरह से 1 यूनिट बना के हमने क्या किया था जी, 2 यूनिट बने थे। आप क्या लेके 1 यूनिट उसका नाम था। इस सारे को पाकिस्तान को आपने 1 यूनिट का, एक सूबा आपका वेस्ट पाकिस्तान, एक सूबा आपका ईस्ट पाकिस्तान, इस तरह से कर दिया गया था। सीटों की तकसीम का असल में इशू था। 1955 से लेके 1970 तक ये रहा। कभी पूछते कब खत्म किया गया? 1970 तक ये रहा 1 यूनिट। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, पाकिस्तान गेट हाउ मच परसेंटेज शेयर ऑफ इंडस्ट्री ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। तो आज़ादी के वक्त जो है ना जी कितने इंडस्ट्री का शेयर था हमारे पास? तो 34 टोटल जो इंडस्ट्री थी वो पाकिस्तान में थी 921 यूनिट में से। तकरीबन ये 7% बनती है। मेरे ख्याल से पेपर में 7% नहीं था, 8% था जो बच्चों ने बताया है अभी तक। तो 7% अगर ऑप्शन में नहीं है तो 8% भी ठीक कर देंगे, करीब करीब बनता है। नन ऑफ दिस की तरफ जाने से पहले जो करीब करीब होता है उससे जो है ना जी आप उसे आप करेंगे, ठीक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी नावल है चीनी कोठी। चीनी कोठी के नाम से नावल है जी। किसने लिखा है जी? सदीक आलम साहब हैं जी, इन्होंने लिखा है, ये इसके राइटर हैं। आगे है जी हमारे पास पंजा मरियम। पंजा मरियम का क्या मतलब है? ये बेसिकली ये घास है, उसका नाम है ये। अरबी के अंदर, फारसी के अंदर जो एक खास किस्म की घास है उसको कहते हैं पंजा मरियम। ठीक है, फारसी में। ओल्ड नेम ऑफ म्यांमार बर्मा है। रिपीटेड क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार करवाया है मैंने, साल भी आपको बताया। ठीक है। हु बिल्ट वजीर खान मस्जिद। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, शाहजहां ने बनवाई थी और ये 1941 में असल में लाहौर में इनका जो गवर्नर था उस वक्त, उसका नाम था शेख इल्मुद्दीन चिन्योटी। चिन्योट से उनका ताल्लुक था। तो उन्होंने ये बनवाई थी मस्जिद वजीर खान। रिपीटेड सवाल है, कभी साल पूछता है, कभी पूछता है किसने बनवाई, कभी पूछता है किसके नाम पे बनवाई गई। अगर बादशाह देखें तो शाहजहां था। साल को 1641 में मुकम्मल हो गई थी। 34-35 में इस पे काम शुरू किया गया था। ठीक है। ऑथ डेट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका का प्रेसिडेंट जब भी कोई ऑथ लेगा ना, कोई भी प्रेसिडेंट है, वो 20 जनवरी को लेगा हमेशा। उनका ये रूल है कि उनके जो इलेक्शन होंगे नवंबर के पहले वीक में होंगे और जो उनका प्रेसिडेंट ऑथ लेगा, हलफ लेगा, वो हमेशा 20 जनवरी को लेगा। ये भी रिपीटेड सवाल है, मैंने कई दफा करवाया। नासा का जो गोस्ट मिशन था 2025 का, वो किसके लिए था जी? मून के लिए था, मून के लिए था। ठीक है। नेक्स्ट है पुल योर सॉक्स अप मीन्स। इसका मतलब ये होता है, पुल योर सॉक्स का
सॉक्स ऑफ टू मेक एन एफर्ट, कोशिश करना, टू इम्प्रूव योर वर्क, अपने काम को और बिहेवियर, अपने काम को या अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करने की कोशिश करना, ट्राई करना आप कह सकते हैं इसे। पाकिस्तान डज नॉट हैव डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इजराइल, के साथ नहीं है पाकिस्तान के। और दूसरा एक और मुल्क भी है हमारे पास, अजरबैजान के साथ आया आर्मीनिया, आर्मीनिया के साथ भी हमारे नहीं है और इजराइल के साथ भी नहीं है। ठीक है। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी पाकिस्तान की कब शुरू हुई? 1955 में बनाई गई थी। 1954 में पहली जो थी 1947 से लेकर 1954 तक चली है। ये पूछता कितने साल तक चली है? 5, 4 और 3, 7 साल तक पहले असेंबली चली है। 54 में असेंबली को तोड़ दिया जनरल गुलाम मोहम्मद ने। उसके बाद फिर इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद जो है ना जी 55 में दोबारा से नई जो असेंबली थी उसने काम शुरू किया, मतलब वो बनी। ठीक है। दूसरी जो असेंबली थी उसमें फिर मुस्लिम लीग ने यूनाइटेड फ्रंट के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई थी। ये भी सवाल बनता है, किसके साथ? यूनाइटेड फ्रंट के साथ। पार्टीशन ऑफ बंगाल अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, 1905 के अंदर ये हुआ था। और अनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, मतलब अनलमेंट जो खत्म किया गया पार्टीशन ऑफ बंगाल को 1911 में किया गया। पूछता है वो अक्सर, जॉर्ज पंजोम ने किया था। विच वन इज ऑड, कौन सा इसमें से डिफरेंट है? 19 के बाद 26 के बाद 33, मतलब 7 का डिफरेंस है। 7 7 7 47 7 और 53 में 6 का डिफरेंस है, मतलब ये 8 है। या 54 होना चाहिए था, 54 होना चाहिए था। ठीक है। आगे आइए हमारे पास क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ बेनिगन। बेनिगन का मतलब होता है किसी को फायदा पहुंचाने की कोशिश करना, किसी के लिए अच्छे मोहब्बत भरे, मतलब एक जज्बात रखना। मेलवेनेंट मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना या उसके बारे में बुरा सोचना, इस तरह का दोनों इसके बन जाएंगे एंटोनिम। ज़कात वाज इनफोर्स्ड ऑन विच हिजरी, इनफोर्स का अगर लफ्ज है तो 9 हिजरी को इनफोर्स किया गया। ज़कात फर्ज हुई, अगर पूछा जाए फर्ज हुई, रिपीटेड क्वेश्चन है मैंने करवाया। अगर पूछा ज़कात फर्ज कब हुई तो 2 हिजरी को। अगर वो पूछता इनफोर्स कब किया गया तो फिर 9 हिजरी। इनफोर्स का कहें इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि शुरू में इस्लाम आपको पता जब फैल रहा था तो जो अरब थे वो अपने माल में से पैसा देने से कतराते थे। कोई भी इंसान है जब उसे कहा अपने माल में से पैसे दिया जाए स्टेट को या गवर्नमेंट को या गरीबों को, वो कहेगा मैं क्यों दूं भाई, जब मैं कमा रहा हूँ, मेरी मेहनत है तो मैं क्यों दूं गरीबों को। तो शुरू में इससे फर्ज तो कर दिया गया, लेकिन थोड़ा सा इसमें लचक दी गई और ज़बरदस्ती जो है ना जी फिर लोग इस्लाम की तरफ ना आते, वरना कम आते, या इसलिए लचक दी गई। जब इस्लाम मुकम्मल तौर पर नाफिज कर दिया गया तो फिर जो है ना जी ज़कात भी लेना शुरू कर दी गई। कब? 9 हिजरी को जो है ना इन्फोर्स किया गया था ज़कात के मामला को। सन हैज बर्न हाफ ऑफ हाइड्रोजन इन लास्ट हाउ मेनी ईयर्स। तो हाफ जो हाइड्रोजन है वो कह रहे हैं जी जो सूरज है वो 4.6 बिलियन ईयर्स में अपने कंज्यूम कर लेगा। जब ये सूरज अपने हाइड्रोजन कंज्यूम करेगा, हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। जब हाइड्रोजन हीलियम ठंडी है, तो जैसे हाइड्रोजन आपको पता है कि आग लगाने के लिए हाइड्रोजन ही यूज करते हैं हम सारी चीजें। तो ये जो सूरज में रिएक्शन हो रहा है बेसिकली हाइड्रोजन से हीलियम बन रहा है। फिर रिएक्शन जो हो रहा है हाइड्रोजन के एटम मिलके वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं। चले मैं इधर बना भी देता हूँ। इस तरह से आप कह लें कि हाइड्रोजन के एटम क्या कह रहे हैं, मिल रहे हैं और हीलियम बना रहे हैं। इस तरह से हाइड्रोजन के जब एटम सूरज के अंदर जो मौजूद हैं वो सारे मिल रहे हैं और हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस तरह जो हाइड्रोजन जो है सूरज के तो खत्म हो जाएगी ना। तो जब खत्म हो जाएगी तो सूरज क्या हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा, फिर हीट नहीं होगी, फिर रोशनी नहीं होगी। उसे कहते हैं फिर व्हाइट ड्वार्फ। हमारा जो सूरज है अभी तो ये इसके बारे में सूरज के बारे में था कि येलो ड्वार्फ है। ये शुरू में रेड ड्वार्फ था, रेड गेंट जिसे कहते हैं, मतलब सुर्ख था। कम उज्जर अब थोड़ी सी येलोइश हो गई है। जब बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी हाइड्रोजन ये जलना, रिएक्शन खत्म हो जाएगा फ्यूजन का, तो फिर क्या हो जाएगा, वो सारी हीलियम होगी, हीलियम ठंडी गैस है। ठीक है। तो ये पूछा गया कि कितने सालों में जो है ना ये अपनी आधी जो हाइड्रोजन है खत्म कर देगा, बर्न कर देगा। तो 4.6 बिलियन ईयर्स के अंदर ये अंदाजा लगाया गया है बहुत ज्यादा असल में। नेक्स्ट हमारे पास क्रिप्टो विंटर। क्रिप्टो विंटर, अब देखिए सवाल किस तरह से वो दे रहा है। हम उन बच्चों को भी देख रहा है कि जो क्रिप्टो के साथ जिनका थोड़ा बहुत ताल्लुक है, जिनको अवेयरनेस है या नहीं है, मतलब इस तरह से देखिए। क्रिप्टो विंटर का मतलब होता है डिक्लाइन इन क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो समर का मतलब होता है करेंसी जब हाई हो, जब लोग प्रॉफिट बना रहे हो। जब क्रिप्टो की जो वैल्यू है नीचे जा रही हो तो उस वक्त क्या होता है जी, क्रिप्टो विंटर होता है। ठीक है, ठंड है, मतलब क्रिप्टो के अंदर ठंड पड़ गई है, विंटर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं।
पाकिस्तान इंपोर्ट हाउ मच परसेंटेज ऑफ वेपन। अच्छा, इसके सवाल की स्टेटमेंट मेरे ख्याल से इस तरह से हो सकती है कि पाकिस्तान ने जो इंपोर्ट किए हैं वेपन्स, उनमें से कितना परसेंट चाइना से लिया, इस तरह से स्टेटमेंट हो सकती है। क्योंकि हमारे जो वेपन्स हैं वो सबसे ज़्यादा हम किससे ले रहे हैं, चाइना से ले रहे हैं। इस वक्त जो रिपोर्ट आई थी 2020 से 2024 की, उसमें जो टोटल हमारे पास हमने हथियार लिए हैं उसका 81% जो हमारे पास मतलब पोर्शन है वो हमने चाइना से लिया है। सबसे बड़ा हमारा मतलब है कि हम इंपोर्ट करते हैं हम वेपन्स किससे, चाइना से सबसे ज़्यादा। तो ये सवाल जो है ना जी इंपोर्ट के हवाले से था वेपन्स की। तो 81% हमने चाइना से लिए, बाकी फिर हमने जो है यूएस से या बाकी मुल्कों से लिए थोड़े बहुत। ठीक है जी, इसकी स्टेटमेंट जरा आप लोग देखिएगा। मीर हसन की मसनवी की तादाद कितनी है जी? 11 है। मीर हसन की जो मसनवी हैं, मसनवी के हवाले से मशहूर, आपको पता है मीर हसन साहब जो है। हाउ मच रिमिटेंस अचीव बाय पाकिस्तान ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 का जो पहला क्वार्टर था उसमें पाकिस्तान ने कितना जो है ना जी, रिमिटेंस कहते हैं जो बाहर से लोग हमारे जो वर्कर्स या जो मतलब आप कहें कि पाकिस्तान से बाहर मुल्कों के अंदर जो लोग हैं वो जो पाकिस्तान को पैसे भेजते हैं, बेसिकली पाकिस्तान को नहीं भेज रहे होते, वो अपने घरों को पैसे भेज रहे होते हैं, अपने रिश्तेदारों को भेज रहे होते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के अकाउंट में आते हैं। तो हमारे पास से डॉलर आ रहे होते हैं, तो उसे कहते हैं रिमिटेंस। तो रिमिटेंस पाकिस्तान ने पहले क्वार्टर में कितनी की है जी? 10 बिलियन मेरे ख्याल से पेपर में ऑप्शन था, एक्चुअली 8.8 बिलियन डॉलर जो है ना जी रेमिटेंस हमारे पास आई है। 9,4 मतलब 36 बिलियन डॉलर जो है हमारे, मतलब आप ये देखें कि सिर्फ और सिर्फ रेमिटेंस से आ रहे हैं। 55-60 बिलियन के करीब जो है ना जी हमारी, आप देखें कि हमारी इंपोर्ट से हैं, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा हम यहीं से कमा रहे हैं, मतलब रेमिटेंस से हमारा पूरा हो रहा है। ठीक, मतलब हमारे जो इंपोर्ट्स हैं, जो चीज़ें हम मंगवाते हैं बाहर से, ऑयल और बाकी चीज़ें, 55 से 60 होगी आजकल मेरे ख्याल से बिलियन डॉलर, उसमें से 36 बिलियन या 30 से 35 बिलियन डॉलर जो वो रिमिटेंस से हमारे पूरे हो रहे हैं। इंडस्ट्री से तो हमारे पास थोड़े से 10-11 बिलियन आते हैं, इसी तरह से बाकी चीज़ें भी हैं, बाकी फिर खसारे में चले जाते हैं, फिर हमें लेने पड़ते हैं IMF से या बाकी कहीं और से। आगे जी हमारे पास बुक मॉडर्न मुस्लिम ऑफ इंडिया, बुक का नाम है मॉडर्न मुस्लिम ऑफ इंडिया एंड बर्थ ऑफ पाकिस्तान। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, यह आया पहले पेपर में। SM इकराम साहब जो है इन्होंने ये किताब लिखी है। होली प्रॉफिट स्टार्टेड सीक्रेट प्रीचिंग फ्रॉम हाउस ऑफ विच साहब, ये मैंने करवाया बेटा आपको इस्लामिक स्टडीज के लेक्चर में पढ़ा हुआ अभी भी ये सवाल, मैंने यूट्यूब के ऊपर शायद ओपन भी होगा। तो हज़रत अरकम, दार अरकम आपको बताएंगे, मैंने आपको बताया दार अरकम, अरकम का घर। तो नबी पाक वहीं से बैठ के जो है अपने तबलीग का काम शुरू किया था। सहाबा कराम, असल में वो थोड़ा सा झाड़ियों में था, नीचे की तरफ दूर, तो खुफिया तबलीग करनी थी क्योंकि शुरू में पहले 3 साल। तो सहाबा कराम जो थे वो लोगों को मुतमईन करके ले जाते नबी पाक के पास, मतलब नबी पाक फिर फाइनली उनसे औथ लेते, मतलब बैत लेते उनसे, और उनसे जो है ना जो उनके साथ मतलब है कि सारे जो मामला थे इस्लाम के उन्हें बताते थे। तो इस तरह से जो तबलीग का काम शुरू किया गया हज़रत अरकम के घर से शुरू किया गया। ठीक है, हज़रत अरकम जो थे साहबी थे, उनके घर से ये काम शुरू किया गया था। अमेरिका पर पुट हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ टैरिफ टू चाइना, चाइना के ऊपर अमेरिका ने कितने परसेंट जो है ना जी लगाया था, चाइना के ऊपर जो टैरिफ था वो 145% लगाया था। 145% जो था ना जी टैक्स लगाया था, ये ऑप्शन में मौजूद होगा। तो ये मेरे ख्याल से 50 से 55 क्वेश्चन है जो मैंने आपके साथ शेयर किए। बाकी भी आप लोग हमें शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बना के आप सब तक हम पहुंचा देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ जिन लोगों ने मेहनत की है उनका एग्जाम अच्छा हुआ होगा और इंशाल्लाह वो ज़रूर शॉर्टलिस्ट होंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।